गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन जल प्रदूषण के स्रोतों के बारे में बात कर रहे थे और अपन ने जैव प्रदूषक जो होता है, जैविक प्रदूषक जिसे बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन देखते हैं अजैव प्रदूषक के बारे में। ये अजैव प्रदूषक क्या होते हैं, किस प्रकार से जल को प्रदूषित करते हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा अपने को आज करनी है। सबसे पहले अपन टॉपिक लिखते हैं आज का, वो है अजैव प्रदूषक। 2 नंबर का टॉपिक है अपना, वो है अजैव प्रदूषक। देखो बच्चों, अजैव प्रदूषकों की अगर हम बात करें तो इनके अंदर घुलनशील व अघुलनशील तत्व सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः ऐसे तत्व जो या तो जल के अंदर घुलनशील होते हैं या जल में अघुलनशील होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर धातुएं, लवण और कुछ सूक्ष्म मात्रिक जो तत्व होते हैं वो भी अजैव प्रदूषक की श्रेणी में आते हैं। सामान्यतः ये जो जैव अंश युक्त कुछ जो धातुओं का मिश्रण होता है वो भी इसी श्रेणी के अंदर आते हैं, अजैव प्रदूषक की श्रेणी में ही आते हैं। सामान्यतः कुछ खनिज अम्ल होते हैं, HCl है, SNO3 है, H2SO4 है। ये जो खनिज अम्ल होते हैं ये भी अजैव प्रदूषकों की श्रेणी के अंदर ही आते हैं। तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि अजैव प्रदूषक होते क्या हैं। तो बच्चों, इनमें घुलनशील और अघुलनशील तत्व मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि इनमें घुलनशील व अघुलनशील तत्व मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। इनमें बच्चों क्या क्या सम्मिलित होता है? इनमें घुलनशील और अघुलनशील तत्व मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा धातुएं, लवण और सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी इनमें सम्मिलित होते हैं। धातुएं, लवण एवं सूक्ष्म मात्रिक तत्व भी इसमें सम्मिलित होते हैं। देखो बच्चों, कई प्रकार के तत्व होते हैं। वो सभी तत्व, जितनी भी धातुएं हैं, लवण है, सूक्ष्म मात्रिक जो भी तत्व हैं जो पौधों के लिए पोषण के लिए आवश्यक होते हैं, ये सभी अजैविक प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा जैव अंश युक्त जो धातुओं का मिश्रण होता है, अर्थात जिसके अंदर कुछ मात्रा में जैविक अंश भी पाए जाते हैं धातुओं के मिश्रण में, वो भी इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। तो अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि जैव अंश युक्त धातुओं के घटक भी इन्हीं में पाए जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जितने भी खनिज लवण अम्ल होते हैं, ये सभी खनिज अम्ल इसी श्रेणी के अंदर सम्मिलित होते हैं। खनिज अम्ल भी अजैव प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। अजैव प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। देखो बच्चों, ये खनिज अम्ल जो भी होते हैं, ये खनिज अम्ल भी अजैव प्रदूषकों की श्रेणी के अंदर ही सम्मिलित होते हैं। जितने भी अजैव प्रदूषक हैं इनमें खनिज अम्ल भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो सामान्यतः जितने भी धातुएं हैं, लवण हैं, सूक्ष्म जीव हैं, खनिज अम्ल हैं और घुलनशील व अघुलनशील जितने भी तत्व हैं ये सभी किसके अंदर सम्मिलित होते हैं? आपके
अजैव प्रदूषकों की श्रेणी में आते हैं। अब हम अजैव और जैव प्रदूषक जो हैं उन अजैव प्रदूषकों को अपनी स्टडी के आधार पर सुविधा के लिए, अपनी स्वयं की सुविधा के लिए, ताकि अध्ययन में आसानी हो, अपन ने उनको 4 भागों में बांट रखा है। 4 भाग कौन कौन से हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं जो पहला भाग इसका, वो है भारी एवं सूक्ष्म धातुएं। अजैव प्रदूषकों के 4 भाग हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है वो है बच्चों आपके भारी एवं सूक्ष्म धातुएं। भारी एवं सूक्ष्म धातुएं इसके पहले वर्ग में हैं। भारी एवं सूक्ष्म धातुएं, भारी एवं सूक्ष्म धातुएं जो होती हैं वो आपके अजैव प्रदूषकों की श्रेणी में आती हैं, जो जल को प्रदूषित करती हैं। देखो बच्चों, सामान्यतः इस श्रेणी के अंतर्गत आपके सीसा, पारा और कैडमियम जो होता है, ये धातुएं, ये भारी धातुएं जो होती हैं वो सूक्ष्म मात्रा में होती हैं, ये इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। सीसा, पारा और कैडमियम जो होता है, ये बच्चों कई प्रकार के जो रोग होता है वो उत्पन्न करते हैं, और इन रोगों को उत्पन्न करने के लिए जल में इनकी बहुत अल्प मात्रा अर्थात बहुत सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। अर्थात सीसा, कैडमियम और पारा, सीसा, पारा व कैडमियम इस श्रेणी की धातुएं हैं। ये जो होती हैं बच्चों, ये जल के अंदर यदि अल्प मात्रा में उपस्थित होती है तो भी मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती हैं। ये जल में अल्प मात्रा में उपस्थित होने पर ही कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देती हैं। देखो बच्चों, ये जो धातुएं हैं, सीसा, पारा और कैडमियम, जो इस श्रेणी की भारी और सूक्ष्म मात्रिक धातुएं हैं, ये बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने पर भी जल के अंदर मनुष्य में कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देती हैं। जैसे यदि हम बात करें शीशे की, तो जो शीशा होता है ये गुर्दे का, यकृत और मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं उनको प्रभावित करने का काम करता है। शीशा जो होता है बच्चों, वो गुर्दा, यकृत और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। शीशा गुर्दा, यकृत व मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। देखो बच्चों, जो शीशा होता है ये हमारे शरीर के जो अंग हैं, गुर्दा है, यकृत है, मस्तिष्क हैं, इनकी जो सेल होती हैं, इन जो कोशिकाएं होती हैं उसको प्रभावित कर देता है, और उसके प्रभावित होने से कई प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः जो शीशा होता है, ये शीशा आपके जो डीजल या पेट्रोल युक्त जो वाहन हैं उसके दहन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जो जल स्रोतों में चला जाता है। इसके अलावा जो बैटरी उद्योग होता है, उस बैटरी उद्योग में शीशा संचायक सेल जो प्रयुक्त होते हैं, उनसे जो शीशा होता है, ये शीशा जल के साथ बहकर जल स्रोत में चला जाता है, और जिससे ये जल में मिलने से कई प्रकार की योदियाँ, कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ये मोटर वाहनों के
तेल के दहन व बैटरी उद्योगों से सीसा उत्पन्न होता है जो जल में चला जाता है। सामान्यतः सीसा संसायक जो सेल होते हैं उन सेलों की बैटरियों से निकलने वाले जो सीसा होता है वो जल के साथ बहकर चला जाता है। इसके अलावा जो पेट्रोल का दहन होता है उससे जो पेट्रोल के दहन से वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में बरसात के साथ ये सीसा आता है और जल स्रोतों के अंदर चला जाता है। इस प्रकार से ये जल प्रदूषण का कारण बन जाता है और कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न करता है। इसके अलावा दूसरे शीशे की अपन ने बात कर ली, अब बात करते हैं पारे की। तो देखो जो पारा होता है ये पारा सामान्य रूप से जल के अंदर नहीं पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड संयंत्र जो होते हैं इन संयंत्रों से जो आपके पारा होता है वो जल स्रोतों तक पहुंच जाता है। सामान्य रूप से ये जल स्रोतों में नहीं पाया जाता है। सामान्यतः पारा जल में नहीं पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन व सोडियम हाइड्रोक्साइड संयंत्रों से यह जल स्रोतों तक पहुंच जाता है। देखो बच्चों सामान्य रूप से तो ये नहीं पाया जाता है जल में, लेकिन जो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण के जो संयंत्र होते हैं इन संयंत्रों के अंदर ये बहुतायत में होता है और वहाँ से ये जल स्रोतों में पहुँच जाता है और सामान्यतः पारा जल प्रदूषण का कारण बन जाता है। सामान्यतः ये जो पारा होता है ये पारा पहुँचता है पहले शैवालों के अंदर। शैवाल पहले पारे को ग्रहण करते हैं। पारा जो तत्व है वो पहले शैवालों तक पहुँचता है, फिर इन शैवाल को जो खाने वाली मछलियाँ होती हैं उन मछलियों तक ये पारा पहुँच जाता है और इन मछलियों को खाने वाला जो मनुष्य होता है उस मनुष्य तक ये पारा पहुँच जाता है और मनुष्यों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। तो बच्चों मैं यहाँ लिखता हूँ कि पारा पहले शैवालों तक जाता है, फिर शैवाल से मछलियाँ व मछलियों से मनुष्यों में चला जाता है। देखो बच्चों सामान्यतः पारा पहले शैवालों तक जाता है, शैवालों से ये मछलियों में पहुंचता है, मछलियों से ये मनुष्य में पहुंच जाता है और इस प्रकार से जो हानिकारक पोषक तत्व होता है वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। भारी एवं सूक्ष्म धातुओं के बारे में अपन ने यहाँ चर्चा कर ली है, इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन इससे आगे देखते हैं कि देखो अपने भारी और सूक्ष्म जो अजैविक घटक के पहला भाग है, अजैविक प्रदूषकों का पहला पार्ट है, उसके बारे में देख लिया है। अब अपन इसका दूसरा भाग देखते हैं। इसका दूसरा भाग है बच्चों अकार्बनिक रसायन। देखो बच्चों पहले अपन ने भारी एवं सूक्ष्म धातुओं के बारे में चर्चा की। अब अकार्बनिक रसायनों की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसका दूसरा भाग अपन लिख लेते हैं अकार्बनिक रसायन।
देखो बच्चों, अकार्बनिक रसायन जो होते हैं इन्हें अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। अकार्बनिक भाग दो भागों में इनको अपन अपनी सुविधा के अनुसार बांट सकते हैं। पहला भाग धनायन होता है और दूसरा भाग ऋणायन होता है। धनायनों के अंदर सामान्यतः धातुएं सम्मिलित होती हैं और जो ऋणायन होता है उनके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन और सल्फेट जैसे कुछ अधातुएं या फिर कुछ आयंस, ऋणायंस हो सकते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। इन्हें दो भागों में क्या किया जा सकता है बच्चों? बांटा जा सकता है। पहला जो इसका भाग है बच्चों वो है धनायन, और जो धनायन होते हैं इन धनायनों के अंदर सामान्यतः सभी धातुएं सम्मिलित होती हैं। इनमें सभी धातुएं सम्मिलित होती हैं। देखो बच्चों, धनायन जो होता है उसके अंदर सभी धातुएं सम्मिलित होती हैं, और दूसरा इसका भाग है कार्बनिक रसायन का, वो है ऋणायन। ऋणायन की अगर हम बात करें तो ऋणायनों के अंदर सामान्यतः आपके कुछ अधातुएं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इसके अलावा आपके सल्फेट जैसे कुछ आयंस भी सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः ये इसके अंदर सम्मिलित होते हैं। सामान्य रूप में यदि बात की जाए तो आपके जो फ्लोराइड होता है ये फ्लोराइड मनुष्य के लिए लाभदायक होता है। यदि ये एक निश्चित मात्रा में होता है, लिमिट के रूप में होता है, तो ये जल के अंदर लिमिट में पाए जाने पर लाभदायक होता है। लेकिन यदि ये ज़्यादा मात्रा में होता है, इसकी मात्रा जो होती है वो एक निश्चित होती है, उस निश्चित मात्रा से यदि ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर ये कई प्रकार के रोग, कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न कर देता है, क्योंकि फिर ये हानिकारक हो जाता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि फ्लोराइड एक निश्चित मात्रा तक हमारे लिए लाभदायक होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मात्रा में यह हानिकारक हो जाता है। सामान्यतः यह लाभदायक होता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा तक होता है तब लाभदायक होता है, उससे ज़्यादा होने की स्थिति के अंदर ये हानिकारक हो जाता है। इसकी मात्रा की यदि हम बात करें तो 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर पाया जाता है। यदि फ्लोराइड जल के अंदर 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा से कम होता है तब तो ठीक है, लेकिन यदि इसकी मात्रा 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर एक रोग होता है मनुष्य में, और इस रोग को बोलते हैं फ्लोरोसिस रोग। यदि फ्लोराइड जल में 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है तो मनुष्य में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। ध्यान रखने की बात है कि 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से यदि ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड जल के अंदर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मनुष्य के अंदर एक रोग होता है जिसको फ्लोरोसिस रोग कहते हैं। इस रोग के अंदर होता क्या है बच्चों कि पीठ झुक जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। मनुष्य की जो पीठ होती है वो झुक जाती है
और हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिस कारण व्यक्ति जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लग जाता है, अर्थात उसका बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाता है। इस रोग के अंदर बच्चों, इस रोग में पीठ झुक जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जिससे व्यक्ति जवानी में ही बूढ़े जैसा दिखने लगता है। जवानी के अंदर ही वो बूढ़े जैसी स्थिति इसकी हो जाती है फ्लोरोसिस रोग की उपस्थिति के कारण। यह अपन ने अकार्बनिक रसायन के बारे में देखा है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे देखते हैं। तीसरा जो फैक्टर है बच्चों, तीसरा जो आपके अजैविक प्रदूषक हैं, अजैव प्रदूषक, इसकी चर्चा कर रहे थे अपन। तो तीसरा जो अजैव प्रदूषक है बच्चों, वो है आपके नाइट्रेट। नाइट्रेट जो होता है वो भी बच्चों आपके क्या करता है, जल प्रदूषण का काम करता है। तो नाइट्रेट की यहाँ अपन बात करें तो देखो बच्चों, नाइट्रेट जो होता है सामान्यतः ये पौधों के लिए एक पोषक तत्व होता है, पौधों के लिए लाभदायक होता है। ये अल्प मात्रा में जल के अंदर पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में जल में होता भी नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति पादपों के लिए लाभदायक होती है, पादप के लिए पोषक तत्व का काम करता है। सामान्यतः ये जल में कम मात्रा में होता है, इसलिए मनुष्य को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है। लेकिन रासायनिक उर्वरक का यदि हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा उपयोग कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं, या फिर सीवरेज जो ट्रांसप्लांट लाइनें होती हैं, सीवरेज लाइन जो होती हैं, उनके माध्यम से ये जो नाइट्रेट होता है ये जल में पहुंच जाता है। अर्थात जल में इसकी मात्रा रासायनिक उर्वरकों के अधिक उपयोग और सीवरेज लाइन के निकलने वाला जो जल है उस जल की मात्रा से इसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो बच्चों, ये जो होता है ये पादपों के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि बच्चों ये पादपों के लिए एक उर्वरक का काम करता है, पोषक तत्वों का काम करता है, इसलिए ये पादपों के लिए लाभदायक होता है। और वास्तव में ये जल में अल्प मात्रा में ही पाया जाता है, जल में ये अल्प मात्रा में पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में होता भी नहीं है, ये जल के अंदर अल्प मात्रा में ही पाया जाता है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों व सीवरेज लाइन के पानी से यह जल में पहुंचकर बढ़ जाता है, अर्थात इसकी मात्रा बढ़ जाती है। रासायनिक उर्वरकों या फिर सीवरेज जल के पहुंचने के कारण इसकी जो मात्रा होती है वो ज़्यादा हो जाती है जल के अंदर। देखो बच्चों, ये अति सूक्ष्म मात्रा के अंदर यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, नाइट्रेट जो होता है वो यदि बहुत कम मात्रा के अंदर ही मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये मनुष्य के हीमोग्लोबिन के अंदर रक्त के अंदर जो आरबीसी पाई जाती है, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं,
उनको नष्ट करने का काम कर देता है। इसकी कम उपस्थिति अर्थात अति अल्प मात्रा में ये अति अल्प मात्रा में भी यह मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं को नष्ट कर देता है। ध्यान रखना, बहुत कम मात्रा के अंदर ही ये क्या करता है, आरबीसी जो होती है उसे नष्ट करने का काम कर लेता है। बहुत कम मात्रा के अंदर ही ऐसा प्रभाव दिखा देता है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की यदि हम बात करें तो WHO के अनुसार नाइट्रेट की जो मात्रा है, जल के अंदर जो नाइट्रेट होता है उसकी अधिकतम मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर निर्धारित की गई है। अर्थात इस मात्रा से ज़्यादा मात्रा में यदि जल के अंदर नाइट्रेट होता है तो वो जल प्रदूषण की श्रेणी में आता है। तो WHO की बात करें अगर हम, तो WHO ये कहता है कि WHO के अनुसार जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 45 मिलीग्राम पर लीटर से अधिक मात्रा के अंदर जल के अंदर नाइट्रेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होने पर जो जल होता है वो दूषित हो जाता है, प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। एक बात और करें, यदि हम नाइट्रेट की मात्रा यदि ज़्यादा हो जाती है जल में तो मनुष्य के अंदर एक रोग होता है जिस रोग को बोलते हैं बच्चों मेटा हीमोग्लोबिनेमिया रोग बोलते हैं, जिसे साधारण भाषा में ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। रोग का नाम है बच्चों मेटा हीमोग्लोबिनिया। इससे मनुष्य में मेटा हीमोग्लोबिनिया रोग हो जाता है, जिसे साधारण नाम में ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग भी कहा जाता है। देखो बच्चों, सामान्यतः मनुष्य के अंदर मेटा हीमोग्लोबिन रोग जो हो जाता है ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, और नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये जो रोग होता है इसे दूसरा नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ऐसा भी माना जाता है कि जो नाइट्रेट की मात्रा होती है ये नाइट्रेट की मात्रा कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इससे कैंसर भी हो सकता है। नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा होने की स्थिति के अंदर कैंसर भी हो सकता है। देखो बच्चों, अपन ने नाइट्रेट की यहाँ चर्चा कर ली है, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन कार्बनिक रसायन वाला जो पार्ट है उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।